topic in dermatology about fungal infection. Okay. Okay. ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल एंड मैक्यूल, ये डिफरेंस है, ठीक है। मोल हम आगे डिस्कस करेंगे। मोल को नेवस भी कहते हैं, नेवस, ठीक है। ये मेलानोसाइट की बिनाइन लीजन है। अगर मेलानोसाइट जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल है उसकी बिनाइन लीजन हो जाए वो मोल है। लेकिन रेट जो होती है फ्लैट लेस देन 1 सेंटीमीटर वो मैक्यूल है। तो मैक्यूल और मोल में डिफरेंस है। फंगल इन्फेक्शन हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इसमें देखें कि मेजॉरिटी of fungal infection occur superficially, but systemic infection is only seen in immunocompromised patients. इसका मतलब ये है कि जो फंगल इन्फेक्शन है ये मेजॉरिटी केसेस के अंदर सुपरफिशियल होती है। सुपरफिशियल का मतलब ये है कि फंगल इन्फेक्शन इज ओनली लिमिटेड अप टू द स्किन, या तो एपिडर्मिस इन्वॉल्व करेगा या डर्मिस इन्वॉल्व करेगा, बट एनी फंगल इन्फेक्शन दैट इज ओनली लिमिटेड अप टू द स्किन दे आर कॉल्ड ऑफ सुपरफिशियल। लेकिन फंगल इन्फेक्शन अगर सिस्टेमिक बन जाए, जैसे कि ब्लड के जरिए पंचाई जाकर लीवर को डैमेज करे, किडनी को डैमेज करे या ब्रेन को डैमेज करे, तो इन्फेक्शन विल बी रिफर्ड एज ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन। लेकिन सिस्टेमिक इन्फेक्शन उन लोगों के अंदर फिर होती है जिसकी पहले से इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है। ये क्वेश्चन याद रखें कि नॉर्मली फंगल इन्फेक्शन सुपरफिशियल किसी को भी हो सकती है, लेकिन सिस्टेमिक इन्फेक्शन सिर्फ उन लोगों में होती है जिसकी इम्यूनिटी पहले से वीक होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होती है। नेक्स्ट देखिए व्हाट आर दी रिस्क फैक्टर, कि वो कौन कौन सी रिस्क फैक्टर है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा होती है। नंबर 1, इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज। अगर फॉर एग्जांपल सम पेशेंट टेकिंग एंटीबायोटिक फॉर एनी इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन है उसमें एजिथ्रोमाइसिन का ट्रीटमेंट है, लेकिन बंदा वायरस से सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे रहा है, तो उसको हम इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज करते हैं। उस एंटीबायोटिक से न सिर्फ वो इन्फेक्शन ठीक होगा, लेकिन वो बॉडी के अंदर नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब कर सकती है। तो अगर कोई भी पेशेंट इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करे फॉर लॉन्ग रन, तो वो अपने बॉडी की नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब कर सकती है। और जब नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाए तो उससे इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड यूज। इस वजह से प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड यूज, इस वजह से भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्टेरॉइड आर इम्यूनो सप्रेसिव, मतलब जितने भी स्टेरॉइड होते हैं ये हमारी इम्यून सिस्टम को क्या करती हैं, सप्रेस करती हैं। और अगर इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए और एंटीबॉडीज प्रोडक्शन कम करे, उससे भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो सकता है, लीड टू फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखिए क्रोनिक डिजीज। कोई भी क्रोनिक कंडीशन है या क्रोनिक डिजीज है, उन लोगों की इम्यूनिटी भी क्या होती है, वीक होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम टीबी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कैंसर ले सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब चाहे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, कैंसर हो या टीबी हो, इन सब कंडीशन के अंदर ओवरऑल क्रोनिक डिजीज की वजह से इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। नेक्स्ट देखिए मोइस्ट एरियाज, मतलब जिन एरियाज के अंदर स्वेटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं उसमें भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप लोग लेके एक्जिला, ठीक है, एक्जिला एंड ग्रोइन एरिया, ठीक है, द एरिया वेयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट दे आर कॉल्ड ऑफ ग्रोइन एरिया। मतलब आप लोगों ने देखा होगा ये जो एक्जिला है, गर्मी के मौसम में यहाँ से स्वेट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एक्जिला एरिया, ग्रोइन एरिया, दे आर कंटेन मोर स्वेट ग्लैंड एंड दे सीक्रेट मोर। इस एरिया को क्या कहते हैं, मोइस्ट एरिया। जब भी एज अ डॉक्टर हम फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, तो जब आप दवाई देते हैं तो पहले आपने पेशेंट को ये बात जरूर बतानी है कि कीप दैट एरिया ड्राई एज
एरिया के अंदर फंगल ग्रोथ नहीं होती। फंगल ग्रोथ के लिए देयर शुड बी मॉइस्ट एरिया। तो मॉइस्चर के अंदर अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है स्किन के ऊपर और वो जगह वो बार बार धो रहा है, उसको गीला कर रहा है, तो उसका इन्फेक्शन सही ठीक हो नहीं होगा। लेकिन अगर वो कोई वहां पे पाउडर लगाए या वो जब भी हाथ धोए उस एरिया को टॉवल के जरिए साफ करे, ड्राई करे, तो उसमें फिर फंगल इन्फेक्शन की ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फंगल इन्फेक्शन में आप जितनी भी मेडिसिन दे दें, as far as you are do not tell to the patient to keep that area dry, इन्फेक्शन सही तरीके से ठीक हो नहीं होगा। क्लियर है? जिसका मतलब ये है, दो बात याद रखें, चाहे हम इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज की बात करें, स्टीरॉयड की बात करें या करें, these all conditions lead to immunosuppressive condition। इसकी वजह से इम्यूनिटी क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। या मोइस्ट एरिया, ये दोनों रिस्क फैक्टर है किसके लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, फंगल इन्फेक्शन दैट इज कॉल्ड टीनिया वर्सिकलर। दैट इज वन ऑफ द फंगल इन्फेक्शन इन डर्मेटोलॉजी, टीनिया वर्सिकलर। ठीक है, अब यहाँ पे लेके डेफिनेशन में लेके फंगल इन्फेक्शन, fungal infection which is characterized by varying का मतलब different color pigmentation of skin, that is known as a tinea versicolor। इसके नाम से पता चलता है, वर्सी का मतलब ये है वेरिएंट, वेरिएंट मीन डिफरेंट, कलर मीन कलरेशन। ये टीनिया वर्सिकलर एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है स्किन के ऊपर। इस पेशेंट को जब हम देखते हैं तो उसकी कुछ जगहों पे हाइपर पिगमेंटेशन होती है, कुछ जगहों पे हाइपो पिगमेंटेशन, कुछ जगह ब्लैक नजर आते हैं, कुछ जगह व्हाइट नजर आते हैं। तो इसका मतलब ये है, इस इन्फेक्शन के अंदर जो रेशेस है या जो सिम्टम है स्किन के ऊपर वो एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट कलरेशन के होते हैं। इसलिए इस वर्ड का नाम वेरी वर्सी कलर है। वर्सी का मतलब ये है वेरिएंट या डिफरेंट, कलर मीन कलरेशन। ऐसा फंगल इन्फेक्शन which is characterized by different coloration of region on the skin is called tinea versicolor। अब इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कॉजेटिव एजेंट है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, मतलब ये कौन सी फंजाई की वजह से होता है। टीनिया वर्सिकलर is caused by a fungus known as Malassezia fur जैसे, ठीक है ना, ये फंजाई का नाम। तो टीनिया वर्सिकलर is caused by Malassezia fur। ठीक है, एक्चुअली ये जो Malassezia fur है, इसके बारे में पॉइंट याद रखें, इट इज नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन। इसका मतलब यह है कि दिस फंजाई इज प्रेजेंट इन एवरीवन स्किन। ये स्किन का क्या है, नॉर्मल फ्लोरा, बट it become pathogenic when there is constant moist environment due to increased production of sweat, ये बात इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब ये है, ये जो मलेसिया फर है ये स्किन का एक नॉर्मल फ्लोरा है। इसका मतलब कि ये बैक्टीरिया पहले से होती है, लेकिन जिन लोगों में स्वेट ज्यादा होता है तो एरिया क्या हो जाता है, मोइस्ट, और मोइस्ट कंडीशन के अंदर दिस नॉर्मल फ्लोरा बिकम पैथोजेनिक, और ये फिर स्किन के ऊपर एक लेजर कराती है जिसको हम टीनिया वर्सिकलर कहते हैं। खैर है, ये बाहर से आई हुई फंजाई नहीं है, ये बॉडी की नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन मोइस्ट कंडीशन के अंदर दे बिकम पैथोजेनिक। अब देखिए क्लिनिकल फीचर्स, या टीनिया वर्सिकलर के जितने भी पेशेंट हैं उसकी फीचर्स क्या हो सकती है। तो हेडिंग दे दे, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में आप लोगों को लिखना है कि these people present with hyperpigmentation। जब इन लोगों में जो लेजन बनते हैं उसमें क्या होता
hyper pigmentation or they also present with hypopigmentation. क्लियर है? hypopigmentation मैं इसके ग्रुप में पिक्चर सेंड करूंगा और पिक्चर को देखकर आप लोगों को पता चलेगा कि हाइपर पिगमेंटेशन क्या है और हाइपोपिगमेंटेशन क्या है। अगर हम इन लोगों की स्किन को देखते हैं, एक पिगमेंट बनी है, एक लेजन बनी है और वो रेड है। क्या है? रेड है और बिल्कुल वो शाइनी है। शाइनी एंड रेड पिगमेंट नोन एज हाइपर पिगमेंट। लेकिन अगर इस लेजन को हम देखेंगे और वो व्हाइटिश है लेकिन उसमें रेड तो नहीं है, तो क्या कहते हैं? हाइपोपिगमेंटेशन। इसका मतलब ये है कि टीनिया वर्सिकलर पेशेंट के अंदर न सिर्फ यूनिफॉर्मली हाइपर पिगमेंटेशन होता है ना हाइपो, तो हाइपर हाइपो का मिक्सचर होता है तो डिफरेंट कलर देगा, इसलिए वर्सिकलर है। अब एग्जाम में यही आता है, एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी इन लोगों में हाइपर पिगमेंटेशन क्यों होती है, मतलब व्हाई इन टीनिया वर्सिकलर पेशेंट द पिगमेंट बिकम हाइपर पिगमेंटेड। हाँ जी, हाँ, व्हाई द लेजन बिकम हाइपर पिगमेंटेड? नहीं, दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। वेरी गुड। किस वजह से? इन्फ्लेमेशन। जब टीनिया वर्सिकलर में मलेसीजा पर्पर स्किन को अफेक्ट करे, इनिशियली देयर इज लोकल इन्फ्लेमेशन, तो लोकल इन्फ्लेमेशन एक वजह रेडनेस और रेडनेस की वजह से वो एरिया हमें क्या नजर आएगी? हाइपर पिगमेंटेड। लेकिन हाइपोपिगमेंटेड का मतलब ये है बिकॉज ऑफ मेलानिन डिस्ट्रक्शन। किस वजह से? मेलानिन डिस्ट्रक्शन। कभी कभार जो मलेसीजा पर्पर है ये मेलानिन की प्रोडक्शन को क्या करता है? डिस्ट्रॉय, उसको कम करता है। जब मेलानिन नहीं आएगी तो वो एरिया ब्लैक की बजाय हमें क्या नजर आएगी? व्हाइटिश नजर आएगी। तो ये एग्जाम में याद रखें कि टीनिया वर्सिकलर पेशेंट द रीजन बिहाइंड हाइपर पिगमेंटेशन इज लोकल इन्फ्लेमेशन, बट हाइपोपिगमेंटेशन की जो वजह है दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानिन, वो मेलानिन डिस्ट्रक्शन। ठीक है जी। अब इसमें लेके ये तो पिगमेंटेशन की जिक्र है। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकंड लेके नॉन टेंडर, ये जो पिगमेंटेशन है इसमें किसी किस्म की पेन नहीं होती, तो दीज आर नॉन टेंडर, इट मीन पेनलेस। ये जो लेजन बनते हैं ये दोनों क्या होते हैं? पेनलेस, तो दे आर कॉल्ड नॉन टेंडर। और नेक्स्ट इसमें लेके दीज मेनली अफेक्ट फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ चेस्ट। ये फ्रंट और बैक साइड ऑफ द चेस्ट और आर्म इन एरिया में ज्यादा होते हैं। क्लियर है? लेकिन इसमें मेन खासियत ये है, ये लेजन एक तो नॉन टेंडर है, उसमें किसी किस्म की पेन नहीं होती। और नेक्स्ट देखिए नॉट प्लूराइटिक, इसमें प्लूराइटिस भी नहीं होती। प्लूराइटिक का मतलब इचिंग। क्या है? इचिंग। मतलब पेशेंट कहेगा कि इचिंग करती है, उसमें पेन होता है, लेकिन जब भी आपकी स्किन को एग्जामिन करेगा तो कुछ रीजन उसमें रेड नजर आएंगे और कुछ व्हाइट नजर आएंगे। क्लियर है कि नहीं? उस पेशेंट को अगर हम पूछेंगे कि आपकी बॉडी से स्वेट ज्यादा होती है कि नहीं, तो कहेगा कि मेरी बॉडी नॉर्मल से स्वेटिंग क्या करती है? ज्यादा, क्योंकि एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से द एनवायरनमेंट बिकम मॉइस्चर और उस मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर दिस गट नॉर्मल फ्लोरा बिकम पैथोजेनिक, वो क्या हो जाएगी? पैथोजेनिक हो जाएगी। अब लेके इसकी डायग्नोसिस, कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस के बारे में देखें एमसीक्यूज में आता है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? आंसर है KOH माउंट, और ये हमने हाउस जॉब के अंदर खुद की है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड माउंट करते हैं। अब ये क्या होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड माउंट का मतलब क्या है? देखिए एक स्लाइड होता है शीशे की तरह, इस तरह माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, एक स्लाइड होता है शीशे की तरह और एक स्क्रैपर होता है। क्या होता है? स्क्रैपर भी ब्लेड। आप पेशेंट को जहाँ पे लेजन है वहां पे स्क्रैप करेंगे। क्या करेंगे? स्क्रैप। इस तरह ब्लेड होता है ना, ब्लेड, ब्लेड के जरिए उस लेजन को हम स्क्रैप करेंगे और उस स्क्रैपर के जरिए वहां की जो लेजन है उससे हम कुछ सेल उठाएंगे। जब हम सेल उठाएंगे तो उस स्लाइड के ऊपर रख देंगे। अगर ये प्रैक्टिकल कोई ब्लेड ले आए ना, इस तरह कल या परसों कोई ब्लेड ले आए तो आप लोगों को बताऊंगा इसमें सिंपल लेने का टेक्निक क्या है। मतलब जहाँ पे लेजन होता है उस लेजन को हम ब्लेड के जरिए स्क्रैप करेंगे। जब हम उसको स्क्रैप करेंगे तो वहां से क्या होंगे? सेल वगैरह रिमूव हो जाएंगे और उस सेल को हम क्या करेंगे? उस स्क्रैपर के जरिए स्लाइड पे डालेंगे। अब स्लाइड के ऊपर जो हमने सैंपल रखी है उसमें हो सकता है कि डेड स्किन हो, डेड स्किन सेल हो सकते हैं कि नहीं, उसमें स्किन का डेड सेल भी हो सकते हैं, इसमें डर्ट हो सकती है कि नहीं, डर्ट, इसमें डर्ट भी हो सकता है, इसमें एपिथेलियल सेल हो सकती है कि नहीं, और इसमें
केराटिन प्रोटीन हो सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब कि स्किन को जब हम स्क्रैप करते हैं और उससे जो सिंपल हम लेते हैं, इट मे बी अ मिक्सचर ऑफ दीस थिंग्स। फिर इन सब चीज़ों को हम उस स्लाइड पे डालते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, और जहाँ पे उस स्लाइड के ऊपर हमने चीज़ें डाली है उस पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक ड्रॉप डालते हैं। क्या डालते हैं? ड्रॉप का मतलब यह है कि एक ड्रॉप डालते हैं, इस तरह एक ड्रॉप डालते हैं, हाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिपॉजिट होता है, इस तरह मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बोतल में होती है, लिक्विड होता है, उस लिक्विड से एक ड्रॉप हम इस स्क्रैपर के जरिए जो सिंपल लिया है उस पे हम डालते हैं। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की एबिलिटी ये है, इट एब्जॉर्ब एवरीथिंग। ये क्या करता है? हर एक चीज को एब्जॉर्ब करता है एक्सेप्ट फंजाई। किसको नहीं? फंजाई को ये एब्जॉर्ब नहीं करता। तो अगर आपने लेजर से स्क्रैपर के जरिए सिंपल लिया है और वो स्लाइड पे डालकर उसके साथ आप क्या मिलाते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद जब आप माइक्रोस्कोप में देखें तो स्लाइड बिल्कुल एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी, क्लियर है। इसका मतलब यह है कि इसमें फंगल इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद भी आपको कुछ नजर आ जाए, इट मे बी फंगल इन्फेक्शन। वो कैंडिडा भी हो सकता है, वो रिंगवॉर्म भी हो सकता है, और वो टीनिया वर्टिकलर भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि इफ यू सस्पेक्ट एनी फंगल इन्फेक्शन, द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म, क्योंकि दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सिक्रीशन या दिस liquid absorbs everything in the skin except of fungi। fungi को ये absorb नहीं करता। तो यहाँ पे लेके यहाँ पे जब हम देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट डालने के बाद, इधर देखिए अगर आपको इस तरह की लेजन नजर आ जाए, इस तरह स्लाइड के ऊपर इस तरह की लेजन आ जाए, इधर देखिए दिस इज कार्ड, और इस तरह इसके आखिर में इस तरह राउंडेड इस तरह फिलिंग हो, इसको हम कहते हैं these are called spaghetti। इसे क्या कहते हैं? स्पेगेटी। ठीक है, दिस कॉल्ड स्पेगेटी, और इसको हम कहते हैं मीट बॉल। दैट इज कॉल्ड मीट बॉल। इस तरह छोटे छोटे बॉल्स होते हैं। इसका मतलब इफ ऑन द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप वी सी द रीजन एंड दैट लुक लाइक दिस, उसको हम स्पेगेटी कहते हैं, और इस राउंडेड पार्ट को क्या कहते हैं? मीट बॉल। स्पेगेटी एंड मीट बॉल अपीयरेंस आफ्टर एडिंग व्हिच बाउंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाउंड टू द डायग्नोस्टिक ऑफ मलेस्टीसिया पर्पर। ये जो स्पेगेटी एंड मीट बॉल अपीयरेंस है, ये किस फंजाई की निशानी है? मलेस्टीसिया पर्पर, और इसकी वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है टीनिया वर्टिकलर। क्लियर है क्या नहीं? तो दो क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ से याद रखने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया वर्टिकलर? आंसर इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट देते हैं। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट हम करें, व्हाट वी विल सी अंडर द माइक्रोस्कोप? आंसर इज स्पेगेटी एंड मीट बॉल अपीयरेंस। ठीक है, अब इसका लिखे ट्रीटमेंट। अगर हम डायग्नोज करें तो फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर टीनिया वर्टिकलर? यहाँ पे लिखे ट्रीटमेंट में टॉपिकल एंटी फंगल देंगे। क्या देंगे? टॉपिकल एंटी फंगल। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे लेजन है उसके ऊपर हम ऑइंटमेंट की शक्ल में एंटी क्या देंगे? फंगल देंगे, एंड दैट इज नोन एज कीटोकोनाजोल। या हम क्लोट्रीमाजोल देते हैं या कीटोकोनाजोल देते हैं। तो कीटोकोनाजोल या क्लोट्रीमाजोल, कीटोकोनाजोल एंड क्लोट्रीमाजोल, ये दोनों हम क्या करते हैं? प्रिस्क्राइब। इसके अगर आप क्लोट्रीमाजोल के बारे में देखें तो क्लोट्रिम के नाम से इसका क्रीम आता है। किसके नाम से? क्लोट्रिम। अभी अगर आप शॉप पे जाएं और आप क्लोट्रिम क्रीम ले रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? क्लोट्रीमाजोल। आप पेशेंट को बताएंगे इस एरिया को आपने गीला नहीं करना है, इसको ड्राई रखना है, और क्लोट्रिम क्रीम से उसके इर्द गिर्द आपने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लगाना है। लेकिन फंगल इन्फेक्शन टेक टाइम टू ट्रीट, ये भी याद रखना है। अगर आप क्लोट्रिम क्रीम किसी को देंगे कि आप उस लेजन पे लगाते रहें, फंगल इन्फेक्शन को ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। कितने? 2 से 3 हफ्ते। तो यहाँ पे लेके यूजुअली फंगल इन्फेक्शन takes time to recover। ऐसा ना हो कि बंदा क्लोट्रिम क्रीम ले ले और 3 या 14 दिन के बाद आ जाए और वो कहे कि वो तो मुझ पे काम नहीं कर रहा। आपने पेशेंट को यही बताना है, इट विल टेक टाइम बट यू कैन कीप गोइंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, मतलब आपने पेशेंट को 2 से 3 हफ्ते का टाइम देना है और प्रिकॉशन बताना है। उस एरिया को आपने गीला नहीं करना, उस एरिया को क्या रखना है? ड्राई रखना है। तो इसका टॉपिकल एंटी फंगल। अगर फॉर एग्जांपल वो बंदा ये भी कहे
इसकी लीजन में ईचिंग नहीं है बिकॉज दे आर नॉट प्लूराइटिक, लेकिन आप उसकी सर में देखते हैं उसमें ईचिंग भी है और उसमें डेंड्रफ है। ये भी फंगल इन्फेक्शन हो सकती है मलेरिया पर्पस। तो फिर आप लोग लिखे सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू दे दो, सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू, ठीक है, सल्फाइड शैम्पू। या फ्लो मतलब यह है कीटोकोनाजोल भी दे सकते हैं। कोनाज शैम्पू का नाम सुना है क्या? नहीं, COONAZ कोनाज शैम्पू के नाम से आते हैं। इस तरह एक रेड कलर का होता है, ठीक है, वो भी हम डेंड्रफ के यूज करते हैं। तो डेंड्रफ का होना इनसाइड द हेयर इज आल्सो वन ऑफ द साइन ऑफ फंगल इन्फेक्शन। इसके लिए हम सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किसी के सर में डेंड्रफ है और वो बेस्ट शैम्पू लेना चाहे तो उसका नाम है कोनेज शैम्पू, ठीक है। ये जो कोनेज शैम्पू है आपने सुबह शाम फॉर सेवरल डेज इस्तेमाल करना है, दैट विल क्लियर द हेयर फ्रॉम द डेंड्रफ कंप्लीट। ये कोनेज शैम्पू है, ये वाला, ये ग्रुप में ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये कोनेज शैम्पू बहुत कॉमनली वर्क करता है, ठीक है। तो अब इससे हमें ये सारी की सारी चीज से हमें क्या पता चला? देखिए, नंबर 1, Tinea versicolor is nothing but it is a fungal infection which is caused by Malassezia purpur। नंबर 1, Malassezia purpur स्किन का नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन जिन लोगों में स्वेट ज्यादा होता है दैट मॉइस्चर एरिया कैन मेक दिस ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक, ठीक है। इन कंडीशन के अंदर स्किन पे रेशेस आती है, लीजन आती है, इट मे बी हाइपर पिगमेंटेड और मे बी हाइपोपिगमेंटेड। और ये जो लीजन है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट दैट शुड बी नॉन टेंडर एंड नॉन प्लूराइटिक। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ब्लेड लेंगे और ब्लेड के जरिए वहां से हम सैंपल लेंगे और उसको स्लाइड पे रखकर उसके साथ क्या ऐड करेंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद वो स्लाइड हमें माइक्रोस्कोप पे बिल्कुल एम्प्टी नजर आया, इट्स मीन नो फंगल इन्फेक्शन। लेकिन अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद हमें कुछ चीजें नजर आ गई और इसमें इस तरह सिक्योरिटी एंड मीट बार अपीयरेंस हो, इसका मतलब ये मलेरिया पर्पस फंजाई की निशानी है, दैट इज Tinea versicolor। फिर हम क्या करेंगे, जो लीजन है उसके ऊपर टॉपिकल एंटी फंगल देंगे, उसमें कीटोकोनाजोल एंड क्लोट्रिमाजोल यूज होता है। अगर साथ में हेयर के अंदर डेंड्रफ है तो हम फिर सेलेनियम सल्फाइड देते हैं, ठीक है। लेकिन पेशेंट को ये बात जरूर बताएंगे कि दिस लीजन विल टेक टाइम एंड इट विल यूजुअली टेक 2 to 3 वीक टाइम, क्योंकि जितने भी फंगल इन्फेक्शन है ये बहुत स्लोली ट्रीट होते हैं, लेकिन पेशेंट को बताया नहीं जाता तो वो फिर जाकर किसी के कहने पे कोई और दवाई लेना शुरू करता है, लेकिन वो फिर उस लीजन को खराब कर देते हैं, ठीक है, ये बताना पड़ता है। ओके, गुड क्वेश्चन। अगर इसको हम टॉपिकली ट्रीट ना करें तो ये ज्यादा हो सकता है, ये बढ़ सकता है, क्योंकि अगर बंदे को एहतियात ना करे और उसकी एरिया मोइस्ट हो और ऊपर से गीला भी करता रहे, एक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी नंबर भी बढ़ा सकती है और ये एरिया को ज्यादा इन्वॉल्व भी कर सकता है। अगर इसमें हम कुछ ना भी लगाए लेकिन पेशेंट को सिर्फ इंडिकेट करें कि उस एरिया को ड्राई रखे, उससे भी जो कॉम्प्लिकेशन है वो स्प्रेड भी नहीं होगा और जो ग्रोथ है फंजाई की वो भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। लेकिन पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लिखें डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन, ये भी फंगल इन्फेक्शन का हिस्सा है, डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन। डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन के बारे में याद रखें कि these infection are also known as Tinea infection या ringworm infection। इसमें लिखे these are also known as हाँ जी ringworm infection, ringworm infection इसको कहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे रिंगवॉर्म इन्फेक्शन के अंदर आप लोगों ने लिखना है कि डर्मेटोफाइट जो फंजाई है इसकी स्पीशीज लिखे, इसकी स्पीशीज कौन कौन सी है। डर्मेटोफाइट इज अ ग्रुप ऑफ फंजाई which include some different species। Number 1, the first species in this category is known as Trichophyton, इसको हम कहते हैं Trichophyton। Next is Epidermophyton, Epidermophyton। और नेक्स्ट लिखे माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। ये तीन फंजाई के नाम याद रखें और ये तीनों फंजाई किसका हिस्सा है, डर्मेटोफाइट। क्लियर है। अब यहाँ पे जो ट्राइकोफाइटन है ये क्या कर सकता है, ट्राइकोफाइटन फंजाई कैन अफेक्ट स्किन, हेयर एंड नेल, याद रखें, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि ट्राइकोपाइटन कैन अफेक्ट हाउ मेनी एरियाज ऑफ द बॉडी? 3। ट्राई का मतलब क्या है? 3। इसका मतलब ये 3 जगहों को अफेक्ट कर सकता है। वन इज स्किन, हेयर एंड नेल। अगर हम आए एपिडर्मोपाइटन, एपिडर्मो कैन अफेक्ट skin and nail, but this fungi cannot affect hair। ये hair को affect तो नहीं कर सकता। अगर हम माइक्रोस्पोरम पे आ जाएं, it affects skin and hair, but this fungi do not involve the nail area। ये nail को affect तो नहीं कर सकती। तो इससे हमें ये पता चल गया ये जो डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन है ये 3 स्पीशीज की वजह से हो सकती है। इट मे बी ट्राइकोपाइटोन इन्फेक्शन, एपिडर्मोपाइटोन इन्फेक्शन या माइक्रोस्पोरम। इन तीनों में से वो फंजाई जो 3 जगहों को टारगेट कर सकती है वो ट्राइकोपाइटन है। फिर दोनों को एपिडर्मोपाइटन में स्किन नेल है लेकिन हेयर नहीं है, और इसमें स्किन हेयर है लेकिन नेल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि डर्मेटोफाइट, इसका पहला वर्ड क्या है? डर्मा। डर्मा का मतलब स्किन। इसके जितने भी स्पीशीज है इक्वली दे कैन इन्वॉल्व द स्किन एरिया। इस वजह से इस पूरे कैटेगरी का नाम डर्मेटोफाइट है। क्लियर है? अब यहाँ पे मेन पॉइंट याद रखें, इन तीनों में से अगर ये एग्जाम में आ जाए, which dermatophyte infection is the most common in the body? आंसर इज ट्राइकोपाइटन। वो क्या है? ट्राइकोपाइटन। ट्राइकोपाइटन इन तीनों में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन करा सकती है। अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर? सेम मॉइस्चर एरिया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, जो रिस्क फैक्टर हमने इनिशियली मेंशन किए थे, दोज विल बी द रिस्क फैक्टर फॉर एनी टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन। जितने भी फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए सेम है। अब लिखे क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में इन लोगों में क्या होंगे? नंबर 1, द लीजन will have red or erythematous। Erythematous means red border and having central clearing। बस ये पॉइंट याद रखें। रिंग डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन के अंदर जो लीजन बनते हैं उसकी जो बॉर्डर है वो क्या होते हैं? रेड। मतलब रेड बॉर्डर्स होते हैं, लेकिन उस लीजन का जो अंदर वाला हिस्सा है वो क्लियर होता है। क्लियर का मतलब वो नॉर्मल स्किन जैसे दिखता है। वो भी अभी मैं आप लोग ग्रुप में पिक्चर दिखाता हूँ। क्लियर है क्या नहीं? क्योंकि डर्मेटोलॉजी इज ऑल अबाउट पिक्चर। आप लोग पिक्चर में देखेंगे तो फिर इसकी थ्योरी बेस्ट हम एक्सप्लेन कर सकेंगे। लेकिन इन लीजन की जब हम बॉर्डर को देखते हैं, इस तरह बॉर्डर, तो दीज बॉर्डर्स आर वेरी वेरी रेड, लेकिन जिसका सेंटर है वो ऐसा देखेगा जिस तरह नॉर्मल स्किन है। मतलब नॉर्मल स्किन जैसे की वजह से हम ये सोचेंगे इसके सेंटर में कोई लीजन नहीं है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेंट्रल क्लियरिंग। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल क्लियरिंग। इसमें नेक्स्ट लिखे इट कैन क्विकली स्प्रेड। मतलब ये दूसरे बॉडी पार्ट में क्विकली क्या हो सकता है? स्प्रेड हो सकता है। इसलिए जल्दी जितना हो सके उसको टाइमली ट्रीट करना चाहिए, वरना डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन कैन स्प्रेड वेरी क्विकली। नंबर 2 लिखे इट इज प्रूराइटिक। ये क्या होता है? प्रूराइटिक मतलब पेशेंट ये कंप्लेंट करेगा इसमें खारिश होती है। प्रूराइटिक इसमें इचिंग होती है। ये प्रूराइटिक है, लेकिन याद रखना है इट इज नॉन टेंडर। इसमें भी पेन नहीं होता। नॉन टेंडर प्रूराइटिक स्प्रेडिंग लीजन हैविंग वेरी वेरी रेड बॉर्डर एंड सेंट्रल क्लियरिंग। थिंक अबाउट विच इन्फेक्शन? डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन। और डर्मेटोफाइट की वजह से जो इन्फेक्शन होती है उसको एज अ ग्रुप हम टीनिया इन्फेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीनिया। और टीनिया इन्फेक्शन का तीसरा नाम क्या है? रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। इसको क्या कहा जाता है? रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। अब यहाँ पे लिखे इसकी टाइप्स लिखे, इसकी टाइप्स लिखे। याद रखे डर्मेटोफाइट कैन अफेक्ट स्कल, मतलब ये स्कल को अफेक्ट कर सकता है। स्कल से मुराद हेड है। ठीक है, इसका मतलब ये जो रिंगवॉर्म इन्फेक्शन है ये स्कल एरिया को अफेक्ट कर सकती है। रिंगवॉर्म इन्फेक्शन में अफेक्ट बियर्ड एरिया। कहाँ पे? बियर्ड एरिया, द एरिया ऑफ द फेस वेयर बियर्ड कम। ये जो दाढ़ी वाला एरिया है, ये मैंडिबल वाला एरिया, इसमें भी टीनिया इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखें बॉडी। बॉडी से यहाँ पे मेनली मुराद ट्रंक है। ट्रंक से मुराद क्या है? चेस्ट।
इसमें भी टीनिया इन्फेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट देखिए हैंड में हो सकती है। नेक्स्ट देखिए फीट, फीट के अंदर ये इन्फेक्शन हो सकती है। और 6 नंबर लेके these infection may affect groin area, which area, groin area and nail area, ये नाखूनों को भी अफेक्ट कर सकती है। तो याद रखें इम्पोर्टेंटली कि जो डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन है उसकी जो मोस्ट कॉमन स्पीशी है वो क्या है, ट्राइकोबाइटोन है। क्या है, ट्राइकोबाइटोन। तो ट्राइकोबाइटोन के अंदर हेयर इन्वॉल्व है कि नहीं, हेयर की वजह से ये स्कल है, ठीक है। फिर इसमें नेल भी इन्वॉल्व है और स्किन, तो स्किन मीन पूरी बॉडी की स्किन को ये इन्वॉल्व कर सकता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन कहाँ पे हो जाए, स्कल में, तो इसको हम कहेंगे टीनिया कैपिटस। इसको क्या कहते हैं, टीनिया कैपिटस। कैपिटस इज द वर्ड यूज्ड फॉर स्कल। इसका मतलब इफ रिंगवर्म इन्फेक्शन और डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन प्रोमिनेंटली अफेक्ट द स्कल एरिया, दैट इज कॉल्ड टीनिया कैपिटस। लेकिन अगर रिंगवर्म इन्फेक्शन या डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन कहाँ पे हो जाए, बेयर्ड एरिया में, इसको हम कहते हैं टीनिया बार्बे। इसको क्या कहते हैं, टीनिया बार्बे। क्लियर है कि नहीं। बहुत सारे लोग, आप लोगों ने देखे होंगे, दाढ़ी उसकी ठीक होती है कि यहाँ पे उसकी जनाब लेजन होती है, दाढ़ी जगह जगह पे खत्म हो जाती है और इस तरह रिंग की शक्ल में उसकी लेजन आ जाती है। देखे लोग के नहीं, तो मतलब ये है कि उसको कहते हैं टीनिया बार्बे इन्फेक्शन। इसके बाद देखें अगर टीनिया इन्फेक्शन कहाँ पे हो जाए, पूरी बॉडी या चेस्ट पे हो जाए, इसको कहते हैं टीनिया कार्पोरस, दैट इज कॉल्ड ऑफ टीनिया कार्पोरस। इफ रिंगवर्म इन्फेक्शन अफेक्ट द हैंड, दैट इज कॉल्ड टीनिया मेनम, दैट इज कॉल्ड ऑफ टीनिया मेनम। और अगर रिंगवर्म इन्फेक्शन कहाँ पे हो जाए, फीट में, लोअर लिम्ब में, दैट इज कॉल्ड टीनिया पेडिस। पेडिस इज द वर्ड यूज्ड फॉर फुट, ये फुट के लिए यूज होता है। तो अगर रिंगवर्म इन्फेक्शन फीट को अफेक्ट करे, दिस कंडीशन इज कॉल्ड टीनिया पेडिस। और याद रखें इस टीनिया पेडिस का एक और नाम भी है, शायद आप लोगों ने सुना हो, दैट इज कॉल्ड एथलीट फुट। इसको हम क्या कहते हैं, एथलीट फुट, ठीक है। तो एथलीट फुट इज टीनिया पेडिस। ये उन लोगों में ज्यादा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव में जब ये पानी वगैरह ज्यादा हो जाता है बारिशों के दिनों में, तो ये बच्चे उसमें फिर नहाते हैं। ये जब बच्चे जाते हैं तो उसकी ज्यादा नहाने की वजह से, ज्यादा मॉइस्चर की वजह से उसकी ये जो फीट है उसके फिंगर के दरमियान जो एरिया है वो कच्ची हो जाती है। क्लियर है कि नहीं। और फिर उसमें बहुत ज्यादा खारिश होता है। फिर बंदा उसको टीचिंग करा के उसके बाद उसमें सूजश होता है। फिर उसके अंदर जो पेरेंट्स वो पाउडर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं ताकि उस एरिया को क्या करें, ड्राई करें। और हम बच्चों को बताते हैं कि अगर आप वुजू भी करते हैं तो उसमें वैसे हाथ फेरे लेकिन इसको गीला ना करें। इसको हम कहते हैं एथलीट फुट। और इस एथलीट फुट का जो सेकंड नेम है डर्मेटोलॉजिकल इज टीनिया पेडिस। अगर टीनिया इन्फेक्शन ग्रोइन एरिया में हो जाए, ग्रोइन एरिया मीन रिप्रोडक्टिव एरिया, दैट इज कॉल्ड टीनिया क्रूरस। इसको क्या कहते हैं, टीनिया क्रूरस, दैट इज कॉल्ड टीनिया क्रूरस। और टीनिया क्रूरस के बारे में और क्वेश्चन आता है, इट इज आल्सो नोन एज जॉब एच। इसको क्या कहते हैं, जॉब एच। जॉब एच इज अ रिंगवर्म इन्फेक्शन बट प्रीडोमिनेंटली अफेक्टिंग विच एरिया, ग्रोइन एरिया। लेकिन अगर ये नेल में हो जाए तो उसका नाम है टीनिया अनवर्म, दैट इज कॉल्ड ऑफ टीनिया अनवर्म। So tinea unworm is a dermatophyte infection that it is most likely occurring in which part of the body, nail area। ये nail area के अंदर होता है। क्लियर है। इनमें से एक क्वेश्चन आता है कि किस पार्ट में अगर रिंगवर्म इन्फेक्शन हो जाए तो इसका कौन सा नाम होगा। चाहे ये इन्फेक्शन बियर्ड एरिया में हो, हैंड में हो, जिधर भी हो, इन सब एरिया की कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि द लेजन विल हैव अ सेंट्रल फ्लेयरिंग बट इरिटेटेड बॉर्डर। इन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम। नेल पे क्या, ओके, नेल पे कैसे पता चलेगा, अभी मैं उसका भी पिक्चर शेयर करने वाला हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था डर्मा में जो भी चीज पढ़ेंगे उसकी पिक्चर भी देखेंगे। जब आप उसकी पिक्चर देखेंगे तो आपको पता होगा कि इस तरह का अगर पेशेंट आए तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा मसला है। इसमें नेल येलो हो जाती है और नेल की जो रूट है इट बिकम वेरी वीक। एक तो नेल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, तो देयर इज स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द नेल, प्लस नेल व्हाइट की बजाय येलोविश नजर आना शुरू हो जाता है। तो वी कैन से दैट इज कॉल्ड टीनिया अनवर्म। इन सब में से अगर ऐसा एरिया, इधर देखें, इन सब में से जो लॉन्ग टाइम है या टेकिंग टाइम, मतलब इस
तक ब्लड की सप्लाई को आना टाइम लगेगा कि नहीं। तो जितना कोई ऑर्गन कोई पार्ट हार्ट के साथ नजदीक हो तो वहां पे न्यूट्रिशन क्या मिलेगी, ज्यादा। और अगर एक पेरिफेरी में हम नेल की बात करें, चाहे हाथ की या पाँव की, तो वहां पे ब्लड सप्लाई स्ट्रांग है कि पुअर है, और उस पुअर ब्लड सप्लाई की वजह से न्यूट्रिशन इतनी नहीं मिलेगी जहाँ पे लोकल हीलिंग पास हो जाए। तो बिकॉज ऑफ पुअर ब्लड सप्लाई दिस टीनिया अनवर्म टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील, इसमें लॉन्ग टाइम लगता है। दूसरी बात, इसके बाद नेक्स्ट एरिया जिसकी हीलिंग में ज्यादा टाइम लगता है टीनिया कैपिटस होता है। क्लियर है कि नहीं? तो टीनिया कैपिटस और टीनिया अनवर्म इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू हील। हाँ, किस चीज की? लगने की। ओके, लगने की चांसेस टीनिया कार्पोरस है मोस्ट कॉमन, ये जो टीनिया कार्पोरस है। देखिए एक पॉइंट याद रखे, चेस्ट पे अगर रिंगवर्म लेजन आ जाए या किसी के रिंगवर्म लेजन कहाँ पे आ जाए, हाथ पे, ये है हैंड, ये जो पाम एरिया इसको हैंड कहते हैं। अगर सिर्फ पाम को स्पेसिफिकली इन्वॉल्व करें तो टीनिया क्या है, मैनम है। लेकिन अगर आर्म या फोर आर्म पे आ जाए ये भी टीनिया कार्पोरस में आता है। ये भी किस में आता है, टीनिया कार्पोरस। मेरे पास 2-3 प्रिस्क्रिप्शन है, मैं वो भी ढूंढता हूं, अगर मिल जाए तो वो भी ग्रुप में डालूंगा। लास्ट टाइम वन पर्सन केम टू मी, ही हैज टीनिया इन्फेक्शन ऑन द हैंड। फिर मैंने सीएमएच उसको रेफर किया, वहां पे है ब्रिगेडियर नाजिया, ठीक है ना, वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, उसको रेफर किया। जब उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखी उसने लिखा था टीनिया कार्पोरस, ठीक है, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। इसका मतलब चाहे आर्म पे हो फोर आर्म पे हो, ये टीनिया कार्पोरस में आता है। चाहे साइज में हो चाहे फुट में हो, ये भी टीनिया कार्पोरस है। लेकिन अगर फीट इन्वॉल्व करे या हैंड इन्वॉल्व करे तो एक टीनिया पेडस होगा और एक टीनिया मैनम होगा। क्लियर है कि नहीं? तो मोस्ट कॉमनली जो चांसेस होती है वो टीनिया कार्पोरस की होती है, ठीक है, चाहे वो हेड को चेस्ट पे इन्वॉल्व करे या अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब पे इन्वॉल्व करे। यहाँ पे एक एमसीक्यूज में लिखना चाहूंगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें यहाँ पे लिखे एमसीक्यूज में, inflammatory Golgi mass and inflammatory Golgi mass in the skull caused by टीनिया कैपिटस is known as। हाँ, कहने का मतलब ये है जब टीनिया कैपिटस किस एरिया को इन्वॉल्व करे, स्कल को, तो वो वहां पे लोकल इन्फ्लेमेशन करती। क्या करती है? इन्फ्लेमेशन। गोगी मास से यहाँ पे मुराद ये है कॉम्बिनेशन ऑफ फंगल एलिमेंट। इसमें फंजाई होगी कि नहीं, फंगल एलिमेंट, और जब फंजाई वहां पे प्रॉब्लम कराए इन्फ्लेमेटरी सेल्स होगी कि नहीं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड डर्ट, सम डर्ट, ठीक है। यहाँ पे याद रखे कि जहाँ पे टीनिया कैपिटस स्कल के अंदर होता है उस एरिया से अगर हम लेजन ले रहे हैं माइक्रोस्कोपिकली तो उसमें हमें कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एलिमेंट मिलेगी। तो वो फंगस क्या होगी, टीनिया, ठीक है, डर्मेटोफाइट, ट्राइकोफाइटोस। क्लियर है? फिर इसके साथ इन्फ्लेमेटरी सेल मिलेगी और क्या मिलेगी, कुछ डर्ट मिलेगी। इन तीन चीजों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, गोगी मास। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि टीनिया कैपिटस के अंदर जो लार्ज इन्फ्लेमेटरी गोगी मास मिलता है स्कल के अंदर, उसका एक स्पेशल नाम है एंड दैट इज नोन एज कैरियोन। तो तुम क्या कहते हैं, कैरियोन कहते हैं। ये भी एग्जाम में आता है कि व्हाट इज मेंट बाय कैरियोन। कैरियोन इज नथिंग, इट इज अ रिजल्ट ऑफ टीनिया कैपिटस। ये किसका रिजल्ट है, टीनिया कैपिटस, व्हिच कंसिस्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल which consist of fungal element and dirt area। क्लियर है? तो सबसे पहले जब हम ट्रीट करेंगे टीनिया कैपिटस को, हम सबसे पहले इन डर्ट को रिमूव करेंगे। इसको सिलीनियम सल्फाइड शैम्पू से धोएंगे ताकि वो एरिया क्या हो जाए, साफ हो जाए। और साफ होने के बाद हम फिर एंटी फंगल स्टार्ट कराएंगे। ठीक है जी। अब लिखे व्हाट इज द डायग्नोसिस। इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस नंबर 1, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमें बताएगा लॉन्ग सिलेंड्रिकल हाई पी। मतलब हाई पी मीन स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई को कहते हैं। देखिए अगर हम इस तरह करें कि फंगल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर हम किसी फंजाई पे डालें
अगर वो हमें इस तरह नजर आए, देखो कौन सा अपेयरेंस है, स्पेगेटी एंड मीट बॉल अपेयरेंस। और अगर वो इस तरह नजर आ जाए, इस तरह, दीज आर कॉल्ड सिलिंड्रिकल लॉन्ग शेप हाई पी। देखिए इसमें फर्क है कि नहीं। अगर आप स्किन के अंदर किसी लीजन से सिंपल लेंगे और वो स्लाइड पे रख के उसके साथ क्या चीज ऐड करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ऐड करने के बाद वो एवरीथिंग को एब्जॉर्ब करें और जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस तरह नजर आए, तो फिर ये टीन या वर्टिकलर है। क्या है? टीन या वर्टिकलर, ये मदसीजा पर है। लेकिन अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद हमें सिर्फ ये नजर आ जाए, सिलेंड्रिकल हाई पी नजर आ जाए, तो फिर ये डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन है। और डर्मेटोफाइट के अंदर ये ट्राइकोफाइटोर इन्फेक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट याद रखें, फंगल कल्चर हम क्या करेंगे, फंगल कल्चर करेंगे। एवरीवन इन द क्लास, इसका फायदा क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ हमें ये बताएगी कि फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन हमें ये नहीं बताएगी कि किस टाइप की फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि डर्मेटोफाइट के कितने स्पीशीज हैं? 3। टू नो द स्पीशी ऑफ डर्मेटोफाइट फॉर दैट वी विल गो फॉर फंगल कल्चर। ठीक है, यहाँ पे लिखे इट इज गन टू नो द फंगल स्पीशीज। तो फंगल स्पीशीज को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज फंगल कल्चर। ठीक है, अब लिखे व्हाट इज द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में लिखे कि ट्रीटमेंट में इन लोगों ने क्या लिखा है, स्टार्ट ऑलवेज विद एंटी फंगल। किससे स्टार्ट करेंगे? एंटी फंगल। यहाँ पे लिखे ट्रीटमेंट में स्टार्ट एंटी फंगल। एंटी फंगल में जितने भी लोग आए हैं और मैंने उसको ट्रीट किया है और वो इफेक्टिव साबित हुआ है, द बेस्ट मेडिसिन इज फ्लूकोनाजोल। क्या देते हैं? फ्लूकोनाजोल। ये बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है, क्लोट्रीमाजोल भी दे सकते हैं, कीटोकोनाजोल भी। लेकिन रिंगवॉर्म इन्फेक्शन में आज तक जितने भी लोगों को हमने ड्रग दिया है एंड प्रूवन टू बी इफेक्टिव, दैट इज कॉल्ड ऑफ फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल की अगर आप लोगों ने लिखना है तो कैप्सूल जोलानेक्स के नाम से आता है। किसके नाम से? जोलानेक्स। अगर किसी शॉप वाले के पास जाए या गूगल करे कैप्सूल जोलानेक्स, तो कैप्सूल जोलानेक्स का जो फार्मूला है वो क्या है? फ्लूकोनाजोल। और इसका कितना मिलीग्राम लेना है? 150 mg। कितना लेना है? 150 mg। अगर आप पेशेंट को देखें, इसमें 3 से 5 लीजन है। कितने हैं? 3 से 5। इधर देखें, अगर किसी का यहाँ पे निशान है, यहाँ पे निशान है, यहाँ पे है, लेकिन 3 से कितने हैं? 5। तो फिर यहाँ पे जो जोनेक्स कैप्सूल है, यहाँ पे एक देंगे 1 कैप्सूल फॉर 1 वीक। इसका मतलब ये है कि एक कैप्सूल वो आज लेगा तो नेक्स्ट कैप्सूल वो नेक्स्ट वीक के इस दिन लेगा। क्लियर है क्या नहीं? अगर इसने मंडे को लिया है तो नेक्स्ट मंडे को उसने दोबारा कैप्सूल, क्योंकि जोलानेक्स वर्क फॉर 1 वीक। याद रखें, जोलानेक्स कैप्सूल जो है ये पूरी डब्बी में ये 4 कैप्सूल आते हैं। कितने? 4। और इसका जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अभी रेट है वो 700 रुपये है। कितना है? 650-700 रुपये है। इसका मतलब इसके कैप्सूल इसलिए महंगे हैं कि एक कैप्सूल कितने टाइम का काम करता है? 1 हफ्ते के लिए। लेकिन अगर किसी पे रिंगवॉर्म इन्फेक्शन 5 से लीजन क्या है ज्यादा है, तो फिर एक कैप्सूल पर 3 डेज देते हैं। अगर आज वो कैप्सूल लेगा तो 3 दिन के बाद वो नेक्स्ट कैप्सूल लेगा, तो वीक के लिए कितने हो गए? 2 हो गए। क्लियर है कि नहीं? तो इफ लीजन इज 3 to 5 देन 1 कैप्सूल फॉर 1 वीक। ठीक है, लेकिन अगर लीजन मोर देन 5 आ जाए देन 1 कैप्सूल फॉर 3 डेज देते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो फिर इसको बताते हैं एक कैप्सूल आज ले ले और दूसरा कैप्सूल 3 दिन के बाद ले ले। और 95% जब 2 कैप्सूल लेते हैं उसकी लीजन 98% क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको साथ ये बताना है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने उस एरिया पे मॉइस्चर एरिया को नहीं जाने दें। मतलब आपने बताना है कि कीप दैट एरिया ड्राई, उसको ड्राई रखना है। चाहे वो पाउडर लगाए, चाहे वो वुजू भी करे, उसके बाद उसको साफ टॉवल के जरिए क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए। और अगर लीजन ज्यादा है तो आपने फिर ओरल के साथ साथ क्या देना है? टॉपिकल भी देना है। तो फिर इसमें जो बेस्ट मुझे लगता है वो टर्बिसिल क्रीम है। क्या है? टर्बिसिल क्रीम। ये नाम सुना है कि नहीं? टर्बिसिल क्रीम, याद रखें। टर्बिसिल क्रीम, इसका जो फार्मूला है दैट इज कॉल्ड टर्बिनफीन। इसका फार्मूला क्या है? टर्बिनफीन। टर्बिनफीन इज एंटी फंगल व्हिच इज प्रेजेंट इन द मार्केट बाय द नेम टर्बिसिल। ये जो टर्बिसिल है ये फंगल सेल वॉल को बनाने नहीं देगा। क्लियर है कि नहीं?
एक्चुअली जो फंगल सेल, मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी फार्माकोलॉजी बताता हूँ कि जो फंजाई है उसकी सेल वॉल में कंपाउंड होता है जिसका स्क्वेलिन, इसका नाम क्या है, स्क्वेलिन। ये स्क्वेलिन फंगल सेल के अंदर कन्वर्ट होता है स्क्वेलिन इपोक्साइड में, इसमें स्क्वेलिन इपोक्साइड, ये स्क्वेलिन इपोक्साइड फिर आगे कन्वर्ट होता है 14 अल्फा डी मिथाइलेज, इसमें हाँ जी 14 अल्फा डी मिथाइलेज, और ये 14 अल्फा डी मिथाइलेज फिर जाके कन्वर्ट हो जाता है इसमें अर्गोसिरोल, इसमें अर्गोसिरोल, और ये जो अर्गोसिरोल है दैट बिल्ड सेल वॉल, ये फंगल क्या बनाता है, सेल वॉल बनाता है। इसका मतलब यह है कि अगर फंजाई की सेल वॉल बनानी है तो उसको क्या चाहिए, अर्गोसिरोल चाहिए। जितना अर्गोसिरोल स्ट्रांग होगा उतना फंगल सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल भी स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पे स्क्वेलिन को कन्वर्ट करना किसमें, स्क्वेलिन इपोक्साइड में, तो एंजाइम इज स्क्वेलिन इपोक्साइडेज, इसका नाम क्या है, स्क्वेलिन इपोक्साइडेज, ठीक है, इपोक्साइडेज। और अगर हम 14 अल्फा को किस में कन्वर्ट करें, हाँ जी 14 अल्फा डी मिथाइलेज, इस स्क्वेलिन इपोक्साइड को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, शाबाश, अर्गोसिरोल बाय द हेल्प ऑफ 14 अल्फा डी मिथाइलेज, ये एंजाइम है। अब कहने का मतलब कि अगर फंगस ने सेल वॉल बिल्ड करना है तो उसने इस एंजाइम से भी काम लेना है और इससे भी लेना है। अगर मैं ऐसा ड्रग दे दूं कि वो किसको इनहिबिट करे, स्क्वेलिन इपोक्साइडेज, ये सेल वॉल बनेगा, नहीं बनेगा, तो फंगल सेल सर्वाइव नहीं करेगा। द ड्रग व्हिच इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल बाय इनहिबिटिंग व्हिच एंजाइम, स्क्वेलिन इपोक्साइडेज इज कॉल्ड टर्बिनोफिन, वो टर्बिनोफिन है, तो वो टर्बिसिल के नाम से आता है। टर्बिसिल टॉपिकल क्रीम की शक्ल में भी मौजूद है और टर्बिसिल की टैबलेट भी मिलती है, चाहे आप कोई भी दे दें, क्लियर है। लेकिन अगर हम ऐसा ड्रग दे दें जिसपे हम किस एंजाइम को ब्लॉक करें, हाँ जी 14 अल्फा डीमिथाइलेज, कैन दिस अर्गोसिरोल विल फॉर्म, नो, तो दोज ड्रग्स आर कॉल्ड एजोल, इसको क्या कहते हैं, एजोल। इधर देखें एजोल वो ड्रग है ये 14 अल्फा डीमिथाइलेज को ब्लॉक करता है। अगर ये एंजाइम हम ब्लॉक करें तो फिर स्क्वेलिन इपोक्साइड इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, तो सेल वॉल बन सकेगा नहीं। दोज ड्रग्स व्हिच इनहिबिट 14 अल्फा डीमिथाइलेज इज कॉल्ड एजोल, व्हिच इंक्लूड फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, जिसमें एजोल आ जाए ये किसको ब्लॉक करेगा, 14 अल्फा डीमिथाइलेज, क्लियर है क्या नहीं। तो एक्चुअली चाहे हम किसी पेशेंट को ये फ्लूकोनाजोल दे दें या टर्बिनोफिन दे दें, इन दोनों का काम यह है कि किस चीज को ब्लॉक करना, सेल वॉल सेल को ब्लॉक करना है, क्लियर है कि नहीं। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द डर्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोफाइट इंफेक्शन, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, ओके, ग्रुप में आ गया ना, ये शेयर कर दो, अच्छा आप लोग इसको जानते हैं। मैं यहाँ से डायरेक्ट लेता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा सिर्फ पिक्चर जहन में रखे किस तरह का पेशेंट है, सब लोग को पता होना चाहिए। कोई भी ड्राइंग पाउडर